हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, चयापचयन अभिक्रियाएं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नोत्तर में 20 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब हम बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन, मैग्नीज 3+ आयन एक अस्थायी आयन है तथा विलयन में विषमानुपाती अपघटन से Mn2+, MnO2 तथा H आयन देता है। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, विषमानुपाती अपघटन का मतलब है जिसमें कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं उस आयन की होती हैं, तो विषमानुपाती आयन कहलाता है, अपघटन कहलाता है। तो इसका उत्तर यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। Mn3+ है, ट्वाइस H2O है, Mn2+, MnO2 और 4H आयन। अब देखिए इसमें क्या क्या है। यहां पर Mn3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहां पर 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहां पर हो गया -4, तो ये हो गया +4। तो +3, +2 और +4 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहां पर दिख रही हैं। आपको ये समीकरण याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है कि आप ये समीकरण बना लें, ऐसा नहीं है, आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सीजियम, नीलियम, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, सॉरी, है ना। उस तत्व की पहचान करो जो केवल ऋण ऑक्सीकरण अवस्था देता है, जो केवल धन ऑक्सीकरण अवस्था देता है, जो धन और ऋण दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं देता है, और जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, कोशिश करते हैं। पहला है केवल ऋण ऑक्सीकरण अवस्था। तो फ्लोरीन केवल ऋण ऑक्सीकरण अवस्था देता है, क्योंकि फ्लोरीन न दूसरे से केवल इलेक्ट्रॉन लेता है, इससे कोई दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इसलिए धन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता है। अब देखिए दूसरा है जो केवल धन ऑक्सीकरण अवस्था देता है, तो वो है सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पहला वाला जो कॉलम है पीरियोडिक टेबल का पहला वाला कॉलम, इसके तत्व किसी और तत्व को केवल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं, इसलिए केवल धन ऑक्सीकरण अवस्था बना सकते हैं। तो यहां पर सीजियम जो है धन एक ऑक्सीकरण अवस्था बनाता है। जो धन और ऋण दोनों बनाता है तो वो है आयोडीन। क्यों? आयोडीन ना फ्लोरीन के साथ जब जुड़ता है तो ये धन बनाता है, ठीक है, और बाकी किसी के साथ जुड़ता है तो ऋण बनाता है। ये देखिए आयोडीन -1 से लेके +7 तक बना सकता है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 7 फ्लोरीन ले सकते हैं, तो धन 7 तक बना सकता है। और किसी और के साथ जुड़ता है तो उससे ले लेता है 1 और ऋण बनाता है। जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता तो वो है नियॉन, क्योंकि नियॉन जो है नोबल गैस है, ठीक है। आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जीनॉन, ये सब जो हैं नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं न लेते हैं, क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो चुकी रहती है। तो यह शून्य समूह का है और कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, जल को क्लोरीन से शुद्ध कर पेयजल बनाया जाता है। अधिक क्लोरीन हानिकारक है, जो SO2 गैस से अभिकृत करके अलग किया जा सकता है। जल में होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो जल में जो क्लोरीन अपन डालते हैं उसको हम SO2 से कैसे अलग करेंगे? क्लोरीन जो है जल से अभिक्रिया करके HCl और नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन से अगर SO2 की क्रिया करा दोगे तो वो SO3 बना के निकल जाता है। तो देखिए कि क्लोरीन वाला जो वाटर है उसमें आप SO2 पास करते हो तो SO3 बना के ये निकल जाता है और ये HCl बन गया। अभी भी जल जो है पीने लायक नहीं रहा है, क्योंकि जल अब अम्लीय हो गया है। ये अलग बात है कि पीते हैं लोग, अब जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है पानी पीने का, नगर निगम का ही पीते हो, तो ये HCl वाला पानी उनको पीना पड़ता है। और अम्लीय पानी पीने से कैंसर जैसे घातक बीमारियां हो रही हैं आजकल।
आवर्त तालिका का अवलोकन करते हुए निम्नांकित के उत्तर लिखिए। पहला, ऐसी संभावित अधातुओं को छांटो जो विषमानुपाती अपघटन देते हैं। ठीक, ऐसी 3 धातुओं को छांटो जो विषमानुपाती अपघटन देते हैं। ठीक है, तो अब हम पहला पढ़ेंगे अधातु। विषमानुपाती का मतलब जिसमें कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो। फास्फोरस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर, ये अधातु हैं। देखिए कैसे अपघटन देते हैं, तो पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए फास्फोरस जो है क्षारीय माध्यम में क्रिया करके फास्फीन गैस बनाता है और H2PO2 फास्फोरस एसिड ये बनाता है। तो यहां पर आप देखिए कि फास्फोरस यहां पर 0 है और यहां पर है -3। ठीक है, अधातु लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं अधातु। और यहां पर क्या है, देखिए यहां पर है 2 2 ने 4, तो ये हो गया -3 और H2O, H2 का है +2। ठीक है, तो ये हो गया -1, तो 0, -3 और -1, 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, तो क्लोरीन भी क्षारीय माध्यम में क्रिया करके क्लोराइड, क्लोरेट और H2O बनाता है। तो यहां पर 0 है, यहां पर -1 है और यहां पर +1 हुआ। सल्फर जो है HO से यानी OH से क्रिया करके सल्फेट आयन, सल्फर आयन और सल्फेट आयन और H2O बना रहा है। तो ये तो 0 है, ये -1 हुआ और ये हुआ 3 दूनी 6 में 2 गया 4, 4 को 2 मैनेज किए यानी ये हो गया +2 एक सल्फर में। ठीक है, तो ये 0, ये -1, ये +2, 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक, अब 3 धातुएं भी छांटते हैं, तो उसमें है कॉपर, गैलियम और इंडियम। तो इनका रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए क्यूप्रस का क्यूप्रिक हो रहा है और कॉपर हो रहा है, तो +1 +2 और 0, +1 +3 और 0, +1 +3 और 0। तो आपको ना ये याद रखने हैं भाई। देखो आपको हमेशा नोट्स बनाने हैं ना, ध्यान रखेंगे ये सबको नोट्स बना करके लिखिए, तभी आपका तैयारी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अधातु में फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इसमें कॉपर है, गैलियम है और इंडियम है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्वाल्ड विधि में प्रथम पद में अमोनिया का ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीकरण होकर नाइट्रिक ऑक्साइड और वाष्प बनती है। 10 ग्राम अमोनिया और 20 ग्राम ऑक्सीजन से अधिक कितने ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, पहले रिएक्शन लिखिए। अमोनिया का ऑक्सीजन से क्रिया करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है। अमोनिया का आणविक भार है 17। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, तो 17 हो गया। ऑक्सीजन का 32 होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का 30 होगा, क्योंकि 14 और 16 30 हो गया। ठीक है, H2O का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो टोटल आणविक भार आप देखिए, इसका 4 बन रहा है तो 68 हो गया, ये 160 हो गया, ये 120 हो गया। मतलब क्या हुआ कि 68 ग्राम अमोनिया का उपयोग करेंगे तो 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। 68 ग्राम से 120 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम से कितना बनेगा, 120 बटा 68 गुणित 10, 17.65 ग्राम। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन है 20 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए 160 ग्राम ऑक्सीजन से 120 ग्राम, ये देखिए 160 ग्राम से 120 ग्राम, तो 20 ग्राम से ये कैलकुलेशन करेंगे तो 15 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो साधारण कैलकुलेशन हम करते रहे हैं कक्षा 10वीं तक, वही कैलकुलेशन यहां पर लागू किया गया है। बस बहुत सिंपल है ना। पहले तो आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। 4 NH3 है, 5 ऑक्सीजन है, तो 4 NO और 6 H2O बन रहा है। ये कैलकुलेशन आपको समीकरण आपको याद करना है, तो पूरा बन जाएगा आपका।
सारणी में दिए गए प्रामाणिक इलेक्ट्रॉन विभव का उपयोग करते हुए बताइए कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। ठीक है, तो सारणी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विभव का, वहां पर आपको करना है। ठीक है, तो सारणी एक अलग से आपको निकालना पड़ेगा, तब आप इसको लिख पाएंगे। आयरन में 3+ है यानी कि फेरिक है और आयोडाइड है। सिल्वर आयन, कॉपर आयन, फेरिक ब्रोमाइड, सिल्वर और फेरिक, ब्रोमीन और फेरिक। चलिए पहले अभिक्रिया देखिए। Fe3+ और आयोडीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो ये हो सकता है कि आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाए, और आयोडीन हाफ आयोडीन में, I2 में, हाफ I2 में, क्योंकि यहां पर एक I है तो यहां पर हाफ I2 लिखेंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन विभव वाले चार्ट से हम इसको कैलकुलेट करें तो Fe3+ से Fe2+ बन रहा है। ठीक है, और इसको उल्टा लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि I- से I2 बन रहा है, तो हम I2 से I- लिखने वाले को माइनस करेंगे। वो चार्ट में वैसे दिया हुआ है, देखेंगे आप। तो -0.77 माइनस 0.57 तो +0.2 वोल्ट है। तो अगर इलेक्ट्रोड विभव प्लस में आता है तो आपका ये सेल बनाना संभव है, ये सेल बनेगा और काम भी करेगा। दूसरी अभिक्रिया में सिल्वर आयन कॉपर वाला हम देखते हैं। सिल्वर और कॉपर का क्यूप्रस का क्यूप्रिक हो गया। ठीक है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड विभव हम लिखेंगे तो 0.80 माइनस 0.34 तो 0.46, तो ये क्रिया भी संभव है। अब तीसरा है Fe3+ और ब्रोमाइड। ठीक है, तो ब्रोमीन से फिर एक ले लेगा और Br2 बनाएगा। तो चूंकि यहां पर आप इलेक्ट्रोड विभव लिखिए दोनों का, अब देखिए कि ये माइनस बड़ा है तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो अभिक्रिया संभव नहीं है। सिल्वर और फेरिक का अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बन जा रहा है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो फिर से माइनस में आता है, तो ये भी संभव नहीं है। Br2 और Fe2+ का लेते हैं, Fe3+ Br2 है ना, इसका हम लिखते हैं दोनों का। थोड़ा कैसे लिखें इसको ध्यान देंगे ना थोड़ा सा। ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो क्रिया संभव है। आपके सारे मान बनाने हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि कैसे हम लिखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना चाहिए। आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, फिर चार्ट में से आपको इनके इलेक्ट्रॉन विभव देखने हैं और उनका कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है ये मैं बता सकता हूँ, बाकी याद करने का तो काम आपका है ना, वो मैं याद नहीं करा सकता आपको। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिए और कॉपी में लिखिए तो आपको याद होगा। निम्नलिखित पत्ते के विद्युत अपघटन के उत्पादों की भविष्यवाणी लिखिए। सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन लिया है हमने। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर क्लोराइड का ये कॉपर क्लोराइड Cu2+ हो गया, यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड का जली विलयन। चलिए शुरू से करते हैं। पहला है सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। तो कैथोड और एनोड यानी कि दो सिल्वर इलेक्ट्रोड डुबाया है आपने और AgNO3 का विलयन लेके आप विद्युत अपघटन कर रहे हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, ऐसा कर रहे हैं अपन। ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया है, इसमें दो सिल्वर इलेक्ट्रोड डाला है, फिर इनको अपन विद्युत से जोड़ रहे हैं, सेल से जोड़ रहे हैं। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले करके, कैथोड मतलब माइनस चार्ज वाला ना, यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तो सिल्वर प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बना रहा है। लेकिन एनोड पे सिल्वर आयन वापस इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बनाया, लेकिन एनोड पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन देके सिल्वर आयन बना लिया। तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर 0 रहेगा। ठीक है, दूसरा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट।
तो अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया है, यानी इलेक्ट्रोड बदल दिया है। तो कैथोड पे तो ठीक है कि सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिल गया, सिल्वर आयन को तो सिल्वर बना लिया, लेकिन एनोड पे अब जली विलयन है, तो OH आयन जो है इलेक्ट्रॉन देके H2O बना रहा है। ठीक है, ठीक है। तीसरा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4। तो कैथोड यानी माइनस पॉइंट वाले पे हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन बनाएगा, और एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन देके H2O बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहां पर सिल्वर निकल रहा है, यहां पर कुछ नहीं निकलेगा, बराबर होगा। नेक्स्ट है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड का जली विलयन। तो क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि क्यूप्रिक आयन है, इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनाएगा, और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन बनाएगा। तो एक तरफ कॉपर निकलेगा, एक तरफ क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, अपन जब किसी का विद्युत अपघटन करते हैं तो विलयन लेकर के इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, पता है ना। तो माइनस चार्ज वाला और प्लस चार्ज वाला 2 पॉइंट होता है, माइनस वाला कैथोड कहलाता है और प्लस वाला एनोड कहलाता है। यहाँ पर जब बाहर से सप्लाई करते हैं ध्यान रखेंगे, इसलिए कैथोड एनोड लिखा है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप बनाएंगे। निम्नलिखित धातुओं को इस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करते हैं। मतलब लवण के विलयन से विस्थापित कैसे करेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वो इलेक्ट्रॉन लेके दूसरा वाला अलग हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है वो विस्थापित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आपको जाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला सबसे ज्यादा देता है और राइट हैंड वाले सबसे ज्यादा लेते हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर जमाना है पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे लेफ्ट में आपका मैग्नीशियम पड़ेगा, उसके बाद जिंक है उसी लाइन में, फिर आयरन है, नहीं एल्यूमिनियम को तो छोड़ दिया इसने, इसके पहले एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, फिर आयरन, फिर कॉपर आएगा। तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सॉरी आयरन और कॉपर, ये आएगा। आप इनके कॉलम देख लीजिए, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, आगे कॉलम भी आप देखिए। ठीक है, प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। पोटेशियम आयन का पोटेशियम बनने में माइनस है, सिल्वर आयन का सिल्वर बनने में प्लस है, ये मर्क्यूरिक आयन का मर्क्यूरिक आयन का मरकरी बनने में प्लस है, मैग्नीशियम आयन का मैग्नीशियम बनने में माइनस है, क्रोमेट का क्रोमियम बनने में प्लस है। इन धातुओं को उनके बढ़ते अपचयन क्षमता में व्यवस्थित कीजिए। अपचयन क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो ध्यान रखिए, जिनके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है उनके देने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा माइनस लिखा है, क्योंकि ये सभी जो लिखे हैं, चार्ज जो वैल्यू लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू है। तो उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन देने की वैल्यू। तो इसमें लेने की वैल्यू सबसे कम है, तो देने की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके ही अपचयित करेगा ना वो, अपचयन क्षमता। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे कम इसका है, तो सबसे ज्यादा अपचयन क्षमता इसकी है। इससे कम मैग्नीशियम का है, तो ये देखिए इससे कम है ना, क्रोमियम का उससे कम है, मरकरी का और फिर सिल्वर का। क्योंकि सिल्वर का यहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो अपचयन क्षमता सबसे कम हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। अगर लेने की क्षमता ज्यादा है तो देने की क्षमता कम होगी, और लेने की क्षमता कम है तो देने की क्षमता ज्यादा होगी। तो यहां पर देने की क्षमता ज्यादा किसकी है ये कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो वैल्यू लिखे हैं उसकी उल्टी वैल्यू लिख लो, और वो आपको सीक्वेंस जमाने में आसानी होगी। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल जिसमें निम्न अभिक्रियाएं जिंक सिल्वर आयन से जिंक आयन और सिल्वर बनती है, दर्शाए तथा प्रदर्शित कीजिए। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है? एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है बार बार।
कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है? तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऋण आवेशित है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो धन आवेशित है। ठीक है, तो देखिए जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ऋण आवेशित है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी धन आवेशित है। ये देखिए एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक है, दूसरा सेल में धारा को ले जाने वाला है, तो सेल में धारा को ले जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा प्रत्येक इलेक्ट्रोड की अलग अलग अभिक्रियाएं क्या है? तो अलग अभिक्रिया यह है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है और सिल्वर दो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम हाइड्रोजन है नेक्स्ट चैप्टर में, वो लेके हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।